सोचो, हजारों साल पहले जब ना बिजली थी, ना मोबाइल, ना इंटरनेट, फिर भी एक ऐसी सभ्यता थी जो इतनी उन्नत थी कि उसके शहरों की सड़कें आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग को चुनौती देती हैं। ऐसी सभ्यता जो रात में तेल के दियों से रोशनी करती, लेकिन उनके घरों में पानी का सिस्टम हमारे फ्लैट्स से भी बेहतर था। और सबसे हैरान करने वाली बात, इतनी महान सभ्यता का अचानक गायब हो जाना। कोई युद्ध के निशान नहीं, कोई आग का सबूत नहीं, और फिर भी लाखों लोग मानो धरती निगल गई हो। दोस्तों, स्वागत है आपका भारत दर्शन में स्टूडियो में। आज हम आपको ले चलेंगे उस दुनिया में जहां मिट्टी के नीचे दबे हैं हजारों साल पुराने राज। ये है कहानी सिंधु घाटी सभ्यता की। और याद रखना, इस वीडियो का अंत शायद आपको आज रात सोने नहीं देगा। खोज की शुरुआत, एक रेल लाइन और इतिहास का दरवाजा। साल था 1921। ब्रिटिश भारत में एक रेल लाइन बनाई जा रही थी। पंजाब, अब पाकिस्तान के हरप्पा नामक छोटे से गांव के पास मजदूर मिट्टी खोद रहे थे और अचानक उनकी फावड़े में आई अजीब सी ईंटें। सिर्फ ईंटें नहीं, बल्कि सेंटीमीटर तक बराबर आकार की, इतनी पक्की कि जैसे कल ही बनाई गई हो। शुरू में रेलवे के अफसरों ने सोचा, अरे ये तो काम आएंगी, और उन्होंने उन ईंटों को रेलवे लाइन बिछाने में इस्तेमाल कर दिया। लेकिन इतिहास को मिट्टी से निकालने का समय आ चुका था। पुरातत्व विभाग के अफसर दयाराम साहनी और बाद में राखलदास बनर्जी ने इन ईंटों की जांच शुरू की, और जो सामने आया उसने इतिहास की किताबों को हिलाकर रख दिया। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, रेत के नीचे से पत्थर की ईंटें, चौड़ी सड़कें और नालियां सामने आती गईं। इतिहासकारों की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी, यह तो एक पूरी सुनियोजित नगरी थी, जहां हर गली, हर घर और हर मोड़ का नक्शा हजारों साल पहले ही तय कर दिया गया था। लेकिन सवाल यह था, इतने हजार साल पहले, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग गुफाओं में रह रहे थे, भारत की इस भूमि पर लोग इतनी विकसित सभ्यता कैसे बना सके? दूसरी खोज, मोहनजोदड़ो, साल 1922। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो नाम की जगह पर खुदाई शुरू हुई और यहां मिली एक पूरी की पूरी बसी हुई नगरी। सड़कें, नालियां, कुएं, अनाज के गोदाम, मूर्तियां और सबसे चौंकाने वाली चीज, मुद्राएं, जिन पर अजीब से चिन्ह और पशु बने हुए थे, जिन्हें आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। सड़कें और नगर योजना। सिंधु घाटी के शहरों में सड़कें सीधी और एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती थी। ठीक 90 डिग्री पर यहां ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल था, जो आज न्यूयॉर्क, चंडीगढ़ जैसे आधुनिक शहरों में देखने को मिलता है। सड़कें चौड़ी थीं और मुख्य सड़कों के साथ साथ गलियां भी सुव्यवस्थित थीं। हर घर के बाहर पक्की नालियां थीं और इन नालियों को ढकने के लिए पत्थर की स्लैब्स का इस्तेमाल होता था। यानी नालियां खुली नहीं रहती थीं, गंदगी और बदबू कम रहती थी। हर घर में निजी स्नान घर था और पानी के लिए कुएं। मोहनजोदड़ो में तो महान स्नानागार, ग्रेट बाथ भी मिला। महान स्नानागार का रहस्य, मोहनजोदड़ो में मिला ग्रेट बाथ, यानी महान स्नानागार जो 27 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और लगभग 8 फीट गहरा। इसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। क्या यह धार्मिक अनुष्ठानों के लिए था या फिर यह किसी सामाजिक सभा स्थल का हिस्सा था? कोई नहीं जानता। लेकिन इसकी जल रोधक ईंटें और साफ सुथरी नालियां यह साबित करती हैं कि स्वच्छता यहां एक जीवन शैली थी। इतिहासकार जॉन मार्शल ने जब पहली बार इस लेआउट को देखा तो उन्होंने कहा था, यह दुनिया के सबसे पुराने और उन्नत शहरी नियोजन के उदाहरणों में से एक है। सभ्यता का फैलाव, एक विशाल साम्राज्य। आज की तारीख में खुदाई से पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ हरप्पा और मोहनजोदड़ो तक सीमित नहीं थी। यह सभ्यता 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक, पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान तक। इतना विशाल नेटवर्क। सोचो, उस समय के लोग कैसे इतने बड़े इलाके में एक जैसी ईंटों, नालियों और घरों की डिजाइन बनाए रख पाए होंगे? क्या उनके पास कोई केंद्रीय प्रशासन था? क्या ये कोई एकजुट साम्राज्य था, या फिर अलग अलग शहर जो एक जैसे नियमों का पालन करते थे? आज भी जवाब सिर्फ अंदाजे हैं। अनाज के गोदाम, खाद्य सुरक्षा का कमाल, हरप्पा
और मोहनजोदड़ो में विशाल अनाज के गोदाम मिले हैं। ये ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बने होते थे ताकि नमी और चूहों से बचाव हो। हवा आने जाने के लिए वेंटिलेशन दिया गया था। इससे पता चलता है कि लोग न सिर्फ खेती करते थे बल्कि अनाज का भंडारण और वितरण भी सुव्यवस्थित तरीके से करते थे। हस्तशिल्प और व्यापार, दुनिया से जुड़ा भारत। सिंधु घाटी के लोग कपास की खेती करते थे। दुनिया में सबसे पहले कपास यहीं उगा। कपास के कपड़े, ऊन, मिट्टी के बर्तन, मन के, धातु की वस्तुएं, ये सब उनके हस्तशिल्प का हिस्सा थे। लोथल में तो एक प्राचीन गोदी, डॉकयार्ड, भी मिली है जो बताती है कि वे समुद्री व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया, इराक, बहरीन और ओमान तक। मुद्राओं पर बैल, गैंडा, हाथी और एक अजीब सी एक सींग वाला जानवर, यूनिकॉर्न, भी मिलता है। क्या यह वास्तविक था या उनका कोई पौराणिक प्रतीक? आज भी कोई नहीं जानता। धर्म, रहस्य और पतन की कहानी। दोस्तों, जैसे जैसे हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की गलियों में आगे बढ़ते हैं, हमें सिर्फ ईंटें और दीवारें नहीं दिखती। हमें दिखती है एक अद्भुत आस्था, एक अनकही भाषा और एक खोई हुई कहानी। धार्मिक मान्यताएं, भगवान कौन था, पुरातत्वविदों को खुदाई में मिली छोटी छोटी मोहरों और मूर्तियों से यह अंदाजा लगता है कि इस सभ्यता के लोग उर्वरता के प्रतीक की पूजा करते थे। कुछ मोहरों में हमें एक ऐसे देवता का चित्र मिलता है जो 3 मुख वाला है, सिर पर सींगों का मुकुट है और चारों ओर जानवर बैठे हैं। इतिहासकार इसे पशुपति महादेव कहते हैं। क्या यह सच में भगवान शिव का पहला रूप था या फिर किसी और सभ्यता के देवता का असर? ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है जितना 5000 साल पहले था। महिलाओं की पूजा। मिलने वाली मातृदेवी की मूर्तियां बताती हैं कि महिलाएं और मातृत्व इनके धार्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था। कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत भी देता है कि समाज में स्त्रियों का स्थान ऊंचा रहा होगा। रहस्यमयी लिपि जो आज तक नहीं पढ़ी गई। अब आते हैं उस सबसे बड़े राज पर। सिंधु घाटी के लोग लिखना जानते थे, ये हमें उनकी मोहरों पर बने चिन्हों से पता चलता है। लेकिन ये लिपि आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। सोचो जरा, एक ऐसी सभ्यता जिसने इतना बड़ा शहर बसाया, व्यापार किया, कानून बनाए, उनकी लिखावट हमारे सामने है, लेकिन हम उनकी एक भी बात नहीं समझ पाते। शायद उस लिपि में उनके पतन का सच लिखा हो, शायद उनके देवताओं के रहस्य हो, लेकिन जब तक ये भाषा नहीं पढ़ी जाती, ये सभ्यता हमेशा एक अधूरी किताब बनी रहेगी। पतन, एक महान सभ्यता का अंत। इतनी विकसित सभ्यता का अचानक पतन कैसे हुआ? इतिहासकार कई कारण बताते हैं। नदी का मार्ग बदलना, सरस्वती नदी के सूखने से खेती बर्बाद हो गई। जलवायु परिवर्तन, लंबा सूखा और बाढ़ का असर। विदेशी आक्रमण, कुछ मानते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ। बीमारियां, भीड़भाड़ वाले शहरों में महामारी फैल सकती थी। लेकिन सच्चाई? शायद इन सब का मिला जुला असर था, और शायद कोई और कारण भी था जो आज तक हमारे सामने नहीं आया। एक सवाल जो सबको सताता है, जब ये लोग अपने शहर छोड़कर गए तो कहां गए? क्या वे दूसरी सभ्यताओं में मिल गए या फिर पूरी तरह खत्म हो गए? हम सिर्फ उनके घरों के खंडहर, उनकी मोहरें, उनकी अधूरी लिखावट देख सकते हैं, लेकिन उनके चेहरे, उनकी आवाज, उनकी जिंदगी हमेशा रहस्य ही रहेगी। और इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम आज मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नाम से जानते हैं, अपने रहस्यों को इतिहास की रेत में दफन कर चली गई। कौन थे ये लोग? कहां चले गए? क्यों एक समृद्ध, सुव्यवस्थित समाज अचानक बिखर गया? इतिहास के पन्नों में दर्ज ये सवाल आज भी अधूरे हैं, और शायद इन्हीं सवालों के जवाब हमारे अगले पड़ाव में छिपे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद आता है एक ऐसा युग, एक ऐसा समय जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के विचार, संस्कृति और धर्म को गहराई से प्रभावित किया। वो युग जहां मंत्रों की गूंज थी, जहां यज्ञ की अग्नि धधक रही थी, जहां समाज 4 वर्णों में बंटा था, और जहां ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जैसे अमर ग्रंथ रचे गए। हां, मैं बात कर रहा हूं वैदिक सभ्यता की। पर सावधान, यह केवल एक सभ्यता नहीं, यह एक रहस्य है, एक ऐसी कहानी जिसमें धर्म है, राजनीति है, विज्ञान है और शक्ति संघर्ष भी। तो जुड़े रहिए भारत दर्शन स्टूडियो के साथ।